है कि मीर कासिम के ज़माने में हमारा डिस्ट्रिक्ट बिहार की राजधानी रह चुकी है, तो इसको मैं एक्सप्लेन करके अच्छे से बड़ा ब्रीफ में बताया। लोग मुखर्जी जाते हैं, करोल बाग जाते हैं, पटना में रहते हैं, इलाहाबाद में रहते हैं, सर कैसे? तो सर सारे टॉपर्स तो 6 to 12 एनसीईआरटी प्रीफर करते हैं, बट मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ। मैंने कहा सर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे 2-2 साल तक प्रिपरेशन करते हैं, उनको सिलेबस में का अगर पूछ जाए 10% उनको पता नहीं है। आप 4 to 5 टर्म से एक बार बेसिक बुक्स को अच्छी तरीके से पढ़ लें। पढ़ लेने के बाद विथ पेन के साथ आप जाएं। उसके बाद कम से कम एक बुक को तो 10 बार सर जरूर पढ़ना पड़ेगा। 10 बार पढ़ के उसके बाद फिर आप आंसर राइटिंग करें तो ज़्यादा बेहतर है। कि इंसान सर ख्वाहिशों से भरा एक परिंदा है, उम्मीदों पर ही घायल है, उम्मीदों पर ही जिंदा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका एक और इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज हमारे साथ दीपक कुमार सर हैं जो कि 67 बीपीएससी का इंटरव्यू देकर सर बाहर निकलेंगे हैं और सर का फर्स्ट अटैम्प्ट था जिसमें प्री मेंस निकाल कर सर इंटरव्यू भी दिया। इस और सर्विस भी करता हूँ का फाइनलिस्ट पर नाम भी है ताकि आपके साथ एक और हम इंटरव्यू कर सकें। तो सर से हम जानेंगे कि सर का जर्नी क्या कर रहा है, सर का प्रीलिम्स का स्ट्रेटेजी क्या था, मेन्स का स्ट्रेटेजी क्या था और सर से इंटरव्यू में किस किस टाइप के क्वेश्चन पुटअप किए थे, इस पर भी बात करेंगे। तो इस चैनल ग्रुप करना, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भूलिए। सबसे पहले सर फर्स्ट अटेम्प्ट में आप पहुंचने कंग्रेचुलेसन सर। प्लीज सर अपने बारे में बताएं। अपने बारे में सर, मैं दीपक कुमार, मेरा घर मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में, प्रॉपर मुंगेर से पढ़ता हूँ, ग्राम रतनपुर। मैं गांव में रह कर के मैं प्रिपरेशन किया, हिस्ट्री ऑनर से मैंने ग्रेजुएशन किया है और ऑप्शनल पेपर हमारे एंथ्रोपोलॉजी थे, मीडियम हमारी इंग्लिश है। ओके सर, पढ़ाई लिखाई में कैसे थे आप? पढ़ाई लिखाई में सर एकेडमिक मैं बिहार से ही हूँ, तो ज़्यादा अव्वल तो नहीं, बट जिस इंस्टीट्यूट में जिस कोचिंग से मैंने पढ़ाई किया वहाँ पे मैं टीचर की नज़र में मैं बहुत अच्छा कैंडिडेट रहा हूँ अभी तक का। ये मेरा सर कैसा फील हो रहा है फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू? बहुत अच्छा सर, सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। मैं फर्स्ट इंटरव्यू फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो मैं बहुत अच्छा गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ कि यहाँ तक पहुँचने का मुझे मौका मिला है। सर बात करी जाए कि सर कौन सा सर बोर्ड था और कुछ क्वेश्चन सर आप रिकॉल कर पा रहे हो तो? सर मेरी मैम दीप्ति मैम की बोर्ड थी और महानंदा की बोर्ड थी। सर क्वेश्चन वगैरह किस टाइप? सबसे पहले मैं जैसे एंट्री किया तो मैम का फर्स्ट सबसे पहले मैं विश किया सारे मेंबर्स बोर्ड को। उसके बाद बैठने के बाद मैम का सबसे पहला सवाल यही रहा मुझसे कि आपकी एकेडमिक पढ़ाई बिहार से रही और हिंदी मीडियम से रहा, तो आपने इंग्लिश मीडियम से एग्ज़ाम दिया। चूँकि मेरी एकेडमिक इंग्लिश रही है तो मैं इंग्लिश में उनको प्रीफर किया। तो फिर बताया कि उन्होंने कहा कि हाउ इट्स पॉसिबल, तो फिर मैं देन आई जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। तब फिर मेरे डिस्ट्रिक्ट से मैंने उनसे मुझे क्वेश्चन किया कि आप मुंगेर में कुछ 2 स्पेसिफिक घटनाएं के बारे में बताएं। तो सर बिहार स्पेशल में मैं रहे किसी भी कैंडिडेट से हर कोई पढ़ता है कि मीर कासिम के ज़माने में हमारा डिस्ट्रिक्ट बिहार की राजधानी रह चुकी है, तो इसको मैं एक्सप्लेन करके अच्छे से बड़ा ब्रीफ में बताया। हाय फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज आपके साथ एक बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज शेयर करनी है। PWI ने यूपीएससी सेगमेंट में सक्सेसफुली 1 साल पूरा कर लिया है और फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के मौके पर बिहार और यूपी गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करने वाले आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए PW लेकर आया है सभी बैचेज पे स्पेशल ऑफर्स। सक्षम बैच 70th बीपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए बाइलिंगुअल है। यह फाउंडेशन बैच है जो कि प्री प्लस मेंस की प्रिपरेशन इसमें कराई जाएगी और इसका रेगुलर प्राइस जो पहले 4499 रुपीज़ था वो सिर्फ अब 3499 रुपीज़ आपको देने हैं। यूपीपीसीएस एस्पिरेंट्स के लिए प्रथम बैच फॉर यूपीपीसीएस 2024 ये हिंदी मीडियम में है। प्री प्लस मेंस के लिए इसकी फ़ी 3499 रुपीज़ कर दी गई है, 4499 रुपीज़ की जगह। और यदि आप इंग्लिश मीडियम से हैं और यूपीपीसीएस 2024 देना है तो आपके लिए सक्षम 4.0 बैच है, प्री प्लस मेंस दोनों के लिए। इसकी फ़ी भी 3499 रुपीज़ कर दी गई है। एंड यूपीपीएससी RO एंड ARO के लिए प्री प्लस मेंस एग्जाम के लिए समीक्षा बैच है जिसकी कॉस्ट 1299 रुपीज़ से कम करके 1199 रुपीज़ कर दिया गया है। एंड लास्ट सचिव APS बैच फॉर यूपीपीएससी APS इंग्लिश मीडियम है, ये अब सिर्फ 799 रुपीज़ मिलेगा, 899 की जगह। फ्रेंड्स ये सारे शानदार ऑफर्स सिर्फ 19 अक्टूबर तक ही है और अगर आप मेरा कोड SW500 यूज करेंगे तो आपको और भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। गाइज इन सारे बैचेज में आपको इंडिया के टॉप एडुकेटर्स के लाइव लेक्चर्स मिलेगा, डेली प्रैक्टिस, प्रॉब्लम्स एंड क्लास नोट्स मिलेगा।
स्टडी मटेरियल्स दिया जाएगा, PYQ एनालिसिस होगा एंड मेनी मोर। तो फिर जल्दी करें, इन सारे कोर्सेज का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और आप मेरा कोड SW500 जरूर यूज। सर आप गाँव में जिस तरह के सर आपने पढ़ाई की, आपने कोचिंग में कई सब इंटरव्यू शूट करने से पहले बात कर रहे थे, सर ये कैसे पॉसिबल हो पाया? लोग मुखर्जी जाते हैं, करोल बाग जाते हैं, पटना में रहते हैं, इलाहाबाद में रहते हैं, सर कैसे पॉसिबल? तो सर आई थिंक सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जो भी कैंडिडेट अभी रनिंग में है, ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएट हों या फिर किसी जॉब प्रोफाइल में हो, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही रहा है कि आप इस फील्ड में आने का मकसद क्या है, क्यों आना चाहते हैं आप। अगर आना चाहते हैं तो सबसे पहले आप एक बार सिलेबस से गो थ्रू हो जाएं। सिलेबस देखने के बाद ऑन डिपेंड अपने आप जस्टिफाई करें कि मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाता हूं कि नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद फिर आप बेसिक जो बुक्स आती हैं 6 to 12 NCERT, बट सारे टॉपर्स तो 6 to 12 NCERT प्रीफर करते हैं, बट मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ, क्योंकि NCERT आपका फंडामेंटल ऑफ कॉन्सेप्ट चाहिए, ना कि आपसे PhD खोजती है। फंडामेंटल ऑफ कॉन्सेप्ट चाहिए कि आप किसी भी टॉपिक को आप अपने सिलेबस के आधार पे GS से रिलेट कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, डज मैटर। सर जैसे आपने बताया कि सिलेबस से गो थ्रू करने की बात आपने कहा, सर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे 2-2 साल तक प्रिपरेशन करते हैं, उनको सिलेबस में का अगर पूछा जाए 10% उनको पता नहीं है कौन कौन सा टॉपिक हिस्ट्री जियोग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स दे रखा है सिलेबस में। सर सिलेबस सर याद किया जाए या फिर दीवार पर चिपकाया जाए, किस तरीके से दिमाग में बेसिकली? सबसे पहले तो जो न्यू कैंडिडेट्स हैं उनको एक्सपीरियंस के लिए आप स्टडी करने जब बैठें या फिर करके जब उठ गए या फिर सोने टाइम में जब भी हो तो आप अपने सामने रखते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई PDF निकाल करके आप हमेशा एक बार गो थ्रू होते जाएं, तो फिर जब आप GS से रिलेट करोगे तो फिर अपने आप सर माइंड में बैठ जाता है कि कौन सा टॉपिक से रिलेटेड है नहीं है। फिर नोट्स बनाने का मतलब यही मकसद होता है कि आप खुद ही जब तक सिलेबस नहीं पता होगा तो नोट्स नहीं बना पाओगे। सर नोट्स का नाम लिया, नोट्स सर कितने रीडिंग के बाद बनाया है? जैसे फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, बेसिकली कैसे? सर आई थिंक मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप 4 to 5 टर्म से एक बार बेसिक बुक्स को अच्छी तरीके से पढ़ लें। पढ़ लेने के बाद विथ पेन के साथ आप जाएं। थर्ड बार में जब आपको लगता है कि ना मैं अब कंटेंट लिख पाने में सक्षम हूं, तभी आप नोट्स बनाएं। ऐसे पहले आप गो थ्रू हो जाएं। सर इस बार सर 69 का सर प्रीलिम्स हुआ, बड़ा एक्सपेक्टेड हुआ था, कहा जा रहा है कि UPSC की तरफ डिक्लाइन हो रहा है। सर इस पे सर अब 70th BPSC के जो एस्पिरेंट्स सर आएंगे, सर किस तरीके से उस पर? सर मैं उनको गाइड करना चाहूँगा, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, चाहे रूरल एरिया में रह के प्रिपरेशन कर रहे हो या अर्बन एरिया में, डजेंट मैटर, बट आप सबसे पहले आप कंटेंट डेवलप करें, चूँकि अब शॉर्टकट अब BPSC का रह नहीं गया है, चूँकि BPSC अब थोड़ा वास्ट हो गई है ज़्यादा, और इनका जो पूछने का ट्रेंड से काफ़ी ज़्यादा चेंज भी होते जा रहे हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि आप जो भी कंटेंट लिखें, जो भी कंटेंट पढ़ें, उसको डेली लिखने का, प्रैक्टिस करने का आप एक्सपीरियंस बनाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि आपका हेजिटेशन दूर होगा। आप रॉन्ग लिखें या राइट लिखें, डजेंट मैटर, बट आप लिखने की हैबिट अगर आती है तो आप ऑन टाइम आप अच्छे कंटेंट तैयार कर सकते हो। सर जैसे आपने लिखने की बात करी तो आंसर राइटिंग इस तरह बात करेंगे। आंसर राइटिंग की सर आपने कैसे काम किया? आंसर राइटिंग कैसे बेहतर? सर मैं फर्स्ट आई थिंक मैं कहना चाहूँगा कि मैं फर्स्ट आंसर राइटिंग करना प्रिपेयर किया। मैं द हिंदू, चूँकि मेरी एकेडमिक हिंदी माध्यम रही है, लेकिन मेरी मीडियम आंसर राइटिंग की इंग्लिश रही है, तो मैं द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, मैं न्यूज़पेपर, ये 2 पेपर फॉलो करता था। उसके जो भी आर्टिकल्स आते थे मैं GS से पहले रिलेट करता था। रिलेट करने के बाद जो मैंने उस कंटेंट को पढ़ा, पेपर का कट करके उस लैंग्वेज को मैं अपनी लैंग्वेज में अच्छी कंटेंट में उसको A4 साइज में मैं लिखता था, राइट करता था। किस तरीके सर आंसर राइटिंग करना चाहिए? कब से सर आंसर राइटिंग स्टार्ट करना चाहिए आपने? सर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि अभी तक का, बट कौन कैसा लिखता है मैं क्लियर नहीं कर पाऊँगा, बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बिगिनर्स लोगों को सिर्फ सिलेबस के आधार पे पहले अच्छे टॉपिक्स को पढ़ लेना चाहिए। एक बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, क्योंकि ये आपकी पर्सनल है, तो आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं होना चाहिए, लगे कि ना मैं पढ़ रहा हूँ। उसके बाद कम से कम एक बुक को तो 10 बार सर जरूर पढ़ना पड़ेगा। 10 बार पढ़ के उसके बाद फिर आप आंसर राइटिंग करें तो ज़्यादा बेहतर है। आपको नहीं लगा कोचिंग वगैरह आपको ज़रूरत है? मतलब कोचिंग के सारे लोग नाम लेते हैं, बताते हैं कोचिंग। सर कोचिंग के लिए मैं 100% तो नहीं, 90% ज़रूर कहूँगा कि ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जो जैसे मेरे पास प्रॉब्लम आई थी, मैं किसी सिलेक्टेड कैंडिडेट से पूछता था तो वो आज तक कभी क्लियर नहीं बता पाया कि ऐसे करो वैसे करो, बट उन्होंने यही कहा था कि आप दिल्ली में रहो तभी होगा, गांव में रह के नहीं हो पाएगा, गांव समाज भी सपोर्टिव नहीं मिले। मैं जिस समाज से, जिस ग्राम से बिलोंग करता हूं, उसमें UPSC का माहौल काफ़ी कम रहा है इस फील्ड में, और वहाँ ज़्यादा सपोर्टिव लोग भी नहीं रहे हैं, लेकिन मैं अपना हौसले के साथ और सोशल मीडिया से मैं दूर रहा,
यूट्यूब से देख करके सर मैं देना चाहूँगा कि जितने भी नेट्स वगैरह हैं, जितने भी इंटरनेट साइट्स हैं, सबसे यहाँ तक पहुँचा हूँ। सर जैसे यूट्यूब का नाम लिया सर, कुछ चैनल का नाम बताना चाहेंगे जो कि एस्पिरेंट के लिए काफ़ी लुक्रेटिव हो? सर चैनल तो बहुत सारे हैं, बट आप अच्छी कंटेंट के साथ किसको प्रीफर करना चाहते हो ये आपका मैटर रहता है। तो सबसे पहले सर मैं ओनली IAS अभी ज़्यादा प्रीफर होती है, वो क्लैरिफाई कर पाती है अच्छी तरीके से कि कैसे क्या करना है नहीं करना है। वो हर दिन का द हिंदू का हो या जो भी हो, एडिटोरियल्स का डिस्कशन कराते हैं, विथ GS के साथ कराते हैं, GS1 GS2 GS4 जो भी है अदरवाइज। तो इस तरीके से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। सर आपका लास्ट मैसेज क्या होगा एस्पिरेंट के? 70th इंटरव्यू देने जाएंगे, सॉरी प्रीलिम्स देने जाएंगे। सर जो भी इंटरव्यू देने जाएंगे, सबसे पहला फर्स्ट मेरा थिंकिंग रहेगा कि आप एकदम कॉन्फिडेंटली तैयारी रहें, चाहे आपका प्रिपरेशन 100% हो पाया नहीं। मुझे भी लगता था कि मैं नहीं कर पाया, चूँकि गांव से और मैं अकेला गांव से लड़का हूं जो कि यहाँ तक पहुँचा हूँ सेल्फ स्टडी करके। फर्स्ट अटैम्प्ट फर्स्ट इंटरव्यू है, तो डरावना तो मन में आती है, बट ये पर्सनल एक्सपीरियंस तभी हो पाती है जब आप मेंबर्स के सामने बैठ करके जब आप निकलते हो। फाइनल सिलेक्शन हो या ना हो डजंट मैटर, बट यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कॉन्फिडेंटली डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन करना पड़ेगा। और हमेशा रूरल एरिया में रहें या अर्बन एरिया में, बार बार इस बात को इससे रिपीट कर रहा हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा बाधाएं से गुजरना पड़ी है। मैं जिनसे भी पूछा करता था वो कभी ये नहीं कहता था कि आप गांव में रह के ये कर पाओगे कर पाओगे। आपकी एकेडमिक पढ़ाई बिहार में रही, हिंदी माध्यम से पढ़े हो, तो फिर आप कैसे कर लोगे ये एग्ज़ाम, कैसे आपको अच्छी कंटेंट मिल पाएगी। तो मैं इस चीज़ को अनडिफाइन करते हुए मैं यूट्यूब का सहारा लिया। यूट्यूब में भी बहुत सारे अनसेप्शनल चैनल्स होते हैं जो कि गलत सलत बता करके बच्चे को भटकाव में करते हैं, बट इस चीज़ से बचना होगा। सोशल मीडिया से डिस्टेंस रहें। और लास्ट मेरा है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट से ज़्यादा अनसेलेक्टेड से मैंने सीखा है, क्योंकि मैं जब एग्ज़ाम में बैठा तो जो मैं अभी फर्स्ट बार में सिलेक्शन ले लूँगा तो फिर अनसेलेक्टेड में मुझे क्या पता कि मैं कहाँ गलत कर पाया, कैसे मैं एक्सपीरियंस बताऊँ। तो मैं अनसेलेक्टेड से ज़्यादा मैं एक्सपीरियंस लिया। उन्होंने मुझे बताया कि आप ऐसे करो, तो देन आई फर्स्ट अटेम्प्ट योर पैनल बोर्ड। ओके सर, थैंक यू सो मच। ईश्वर से प्रे करता हूँ कि फाइनलिस्ट बना मैं, ताकि आपके साथ फिर से इंटरव्यू कर सर। थैंक यू सर। के साथ मैं कहना चाहूँगा हाँ। कि इंसान सर ख्वाहिशों से भरा एक परिंदा है, उम्मीदों पर ही घायल है, उम्मीदों पर ही जिंदा है। इसी अंदाज सोच के साथ हर कैंडिडेट्स को आगे बढ़ना चाहिए, साथ कहता हूँ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट आपको फ्यूचर के लिए।